हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छी चल रही होगी आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई भी। और इसी कड़ी में मैं आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए घटनासार करंट अफेयर जो आपकी जनवरी से जून 2024 तक की थी, उसी में अब हम लोग लगभग लास्ट सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आप देखोगे कि घटनासार अर्धवार्षिक में जनवरी से जून तक के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको क्लास कराई जा रही है। जिसमें बेनिफिट क्या हो रहे हैं कि लगभग आप सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को डायरेक्टली बहुत इजीली तरीके से याद भी कर ले रहे हैं क्लासेस को देख के या इसकी मैराथन को देख के, या फिर आप इसकी पीडीएफ को लेकर भी आप वहां से तैयारी कर रहे हैं। तो इससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी कम हो रही है। साथ ही साथ आप जो टेस्ट पेपर कर रहे होंगे, चाहे वो ध्येय के हो, दृष्टि हो, जीएस वर्ल्ड हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो, फिजिक्स वाला हो, हर जगह लगभग यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब हम लोग चलेंगे आज की क्लास में, जिसमें मैंने विविध के सेक्शन नंबर 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें पुरस्कार वगैरह के कुछ टॉपिक्स रह गए थे। आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, खेल समसामयिकी कंप्लीट करेंगे, और अगली 2 क्लास या 1 क्लास में हम लोग अपडेट वाले पॉइंट को कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग भी इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ को बाई करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा आपको पेमेंट देना होगा। हमारी टीम आपको जो है कि सारी डिटेल दे देगी, उस पर वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्प्ले पे मैं आपको नंबर भी शो कर देता हूं लिख के, आप इस पे अगर मैसेज करेंगे तो वहां पे मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अदरवाइज आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिए या फिर क्लास से ही तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और आज हमें पढ़ना था डिफेंस, फिर उसके बाद पुस्तकें पढ़ेंगे, फिर पुरस्कार पढ़ेंगे, फिर खेल साहित्य खेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और जिसके बाद आपकी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपडेट वाले पार्ट को क्लास कराएंगे। तो चलते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। डीआरडीओ के द्वारा रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आपको कॉमन सेंस तरीके से बता दूं कि भारत की डिफेंस पावर को स्ट्रांग करना या डिफेंस पावर को मजबूत करने की जिम्मेदारी डीआरडीओ के पास होती है। ठीक है, और जबकि हमारी स्पेस एजेंसी या स्पेस को जो है कि लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या स्पेस पॉलिसी को लेकर स्ट्रांग करना इसरो की जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसरो कौन क्या काम कर रहा है और डीआरडीओ क्या काम करता है। अब यहाँ पे देखो मिसाइल बन रही है। मिसाइल किसके लिए बन रही है? हमारी सिक्योरिटी के लिए बनी, चाइना, पाकिस्तान या और बाहरी देशों के आक्रमण से, या फिर आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो वहां पे हमेशा डीआरडीओ ही एक्टिव रहेगा। अब जैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 29 मई 2024 को रुद्रम रुद्रम 2 मिसाइल का ओडिशा के तट से वायुसेना के सुखोई 30 MK1 विमान से सफल परीक्षण किया गया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया, ओडिशा के तट से किया गया और सुखोई 30 के द्वारा किया गया। यह एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल है, जिसे हवा से सतह को मार करने के लिए डिजाइन किया गया। अब जैसे मान लो कि कोई अगर सतह पे कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं या कोई रोबोटिक एक्टिविटीज हो रही है जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो इस मिसाइल के द्वारा भी हम उसे निशाने के रूप में भेज सकते हैं। और दूसरे हम चलते हैं आईएनएस जटायु के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को देखें आईएनएस जटायु को, तो हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच और संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया, जिसे आईएनएस जटायु के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए हिंद महासागर की सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ भारत के सामरिक हितों को बचाए रखने और प्रोएक्टिव पॉलिसी का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग मिलिट्री बेस बनाए जाते हैं, जिसमें अभी आईएनएस जटायु के नाम से लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। और यह लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का एक दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पहले ऑलरेडी जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती में भी नौसैनिक अड्डा आईएनएस द्वीप रक्षक पहले से ही वहां पे कार्यरत है। तो आपने क्या समझा कि अरब सागर में लक्षद्वीप में हमने 2 नौसैनिक अड्डे को मजबूत तरीके से बना लिया है, जिसमें एक आईएनएस जटायु है और एक पहले से ही चला रहा है कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक। तो यहां पे आपने देखा 2 पॉइंट हो गया। फिर इसी में मिनिकॉय द्वीप, जहां आईएनएस जटायु की स्थापना की गई, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। आपको पता है कि तो यहां पर आप देखोगे कि मिनिकॉय सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है लक्षद्वीप का, भारत का नहीं लक्षद्वीप का होता है। और मिनिकॉय के बाद मालदीव की सीमा शुरू हो जाती है, समुद्री सीमा, जो कि आपकी 8 डिग्री से डिवाइड होती है। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको लिख देता हूं कि 8 डिग्री है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का हिस्सा हो गया। और यहां पे नीचे देखने को मालदीव देखने को मिलेगा, जो कि एक अलग देश हो जाएगा। तो मिनिकॉय पर भी हमने क्या कर दिया, आईएनएस जटायु की स्थापना कर दी, नौसैनिक अड्डा।
क्योंकि अभी हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने भारत को धमकी दी कि भारत वाले सब यहाँ से चले जाएं या अपने नौसैनिक अड्डे हटा लें। और ऐसा वो नहीं बोल रहे थे, ऐसा उनसे चीन बुलवा रहा था, शी जिनपिंग, क्योंकि चाइना सोचता है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव इन सब पे अगर अपना बेस मजबूत कर लेंगे तो भारत को घेरना आसान हो जाएगा। लेकिन वो भूल जाता है कि भारत की सत्ता पे एक ऐसा सुल्तान बैठा है जो शायद कब क्या कर जाए भारत वालों को भी नहीं पता होता है। तो चाइना वाले भला हमें क्या पकड़ेंगे, ठीक है। तो उसे मजबूत करने के लिए यहां पर यह स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मतलब हो गया ड्रोन, यानी हवा में उड़ने वाला एक ड्रोन जो कि मनुष्य नहीं चलाता है, और इसका FWD 200B का अनावरण किया गया। तो 3 मई 2024 को भारत के पहले, इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का पहला और वो भी स्वदेशी होने के साथ बम वर्षक यूएवी विमान यानी FWD 200B का अनावरण बंगलुरु कर्नाटक में किया गया। यह ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से युक्त है। यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। अब इसको भी डेवलप कर लिया गया और ये भारत का पहला स्वदेशी है। हालांकि इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे बम वर्षक के ड्रोन थे। बम वर्षक का मतलब क्या होता है, जो मिसाइल वगैरह में लगे रहते हैं और ऊपर से हवा से ही गिरा के बम गिरा देते हैं जगह जगह पे। और उससे क्या होता है, जैसे मान लो कहीं आतंकवादी बेस है या पाकिस्तान में कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करनी, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस परिवर्तन इतना है कि भारत ने पहली बार नहीं किया, बल्कि पहली बार स्वदेशी तौर पे डेवलप कर लिया और हम दूसरे देशों पे इसकी निर्भरता को भी कम कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे। ऑलरेडी हमारे यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि के 5 वर्जन आ चुके हैं, लेकिन हमने और अपडेट करते हुए अग्नि प्राइम को डेवलप किया। किसको डेवलप किया? अग्नि प्राइम को। 3 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने रणनीतिक बल कमान के सहयोग से ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। और अग्नि प्राइम सतह से सतह मार करने में सक्षम है। किससे? सतह से सतह। और इसकी मारक क्षमता अब 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य कर दी गई है। और सामान्यतः आपको पता होगा कि अग्नि प्राइम या अग्नि की जो मिसाइलें होती है वो किससे सुरक्षित करने के लिए की जाती हैं? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि चाइना या पाकिस्तान, इन दोनों में से किसी एक देश पे रहती है, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आगे देखोगे कि इस मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत विकसित किया है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा क्या है, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। IGMDP काफी पहले से चलाया जा रहा है, अभी का नहीं है, जो है कि लगभग 1975 के आसपास शायद ये मिशन चला था। क्या इसको 1975 नहीं बल्कि 1983 से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और हमारे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। उनकी ये इच्छा थी कि भारत मिसाइल और आत्मरक्षा में, मतलब आत्मरक्षा करने के लिए और मिसाइल वगैरह के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, किसी और देश पे सुरक्षा के लिए निर्भर न रहे। तो ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में इस मिशन को शुरू किया गया था 1983 से, और इसी के अंतर्गत बहुत सारी हमने बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह को डेवलप किया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, नागास्त्र की बात करते हैं। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र। अब जैसे देखिए, स्वदेशी भी है और आत्मघाती भी है, यानी बहुत खूंखार है, और ये ड्रोन भी है। 14 जून 2024 को भारतीय सेना को पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिली है, और जिसमें कुल 120 ड्रोन है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये स्वदेशी नहीं है, लेकिन ये हमें खेप मिली कहाँ से, कौन से देश ने हमें इसकी सहायता की या कौन सी कंपनी ने? इसका निर्माण नागपुर की सोलर इंडस्ट्री की कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने किया है। और अगर हम बात करें, ड्रोन दिन और रात विजन कैमरे से युक्त है, यानी कि उसमें कैमरे ऐसे लगे कि वो दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा। और नागास्त्र 1 का सफल परीक्षण लद्दाख की नुब्रा घाटी के पास सेना ने किया था। नुब्रा घाटी पता है आप लोगों को, क्योंकि इसी घाटी से श्योक नदी भी निकलती, जो कि सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी होती है। अब आगे चलते हैं। INS चीता, गुलदार और कुंभीर ये सेवा मुक्त हो गए। ये कोई जानवर के नाम नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्विस प्रोवाइड कराने वाले जो पनडुब्बीज होती हैं उनको हम नाम देते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आयोजित एक समारोह के दौरान 12 जनवरी 2024 को 3 भारतीय नौसेना जहाजों INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर को एक साथ सेवा मुक्त कर दिया गया। तीनों जहाजों ने भारत की लगभग 40 वर्षों तक शानदार सेवा प्रदान की। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पोर्ट ब्लेयर जो कि हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी है, अब उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, आज या कल ही इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम जो है
तो श्री विजयपुरम, क्या नाम है इसका दोस्तों? श्री विजयपुरम, ये अब इसका नया नाम हो गया है। और आज आप पढ़ाई कर रहे होंगे लगभग 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर हिंदी दिवस पे। तो ये मान के चलो कि हो सकता है एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी भी 1.5 महीना है और हो सकता है 10-15 दिन बाद अगर पेपर प्रिंट होगा आपके यूपी पीसीएस का या आरओ का, तो डेफिनेटली उसमें ये प्रश्न बन भी सकता है। चलिए, यहां तक तो हमने पढ़ लिया डिफेंस के बारे में। अब जरा नवीनतम पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार होता है कि आपसे ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ साथ कुछ नवीन या नई ट्रेंडिंग बुक्स के बारे में भी पूछ लेता है। जैसे अगर आप देखोगे कि एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ द सौम्या स्वामीनाथन, तो इसकी पुस्तक लिखी गई है अनुराधा मैस्करेन हास के द्वारा। किसने लिखा है? अनुराधा मैस्करेन हास ने लिखा है इस पुस्तक को। क्या लिखी है? एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आपकी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके राइटर हैं आपके सैम पित्रोदा। कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के राइटर सैम पित्रोदा। नेक्स्ट यहां पर पुस्तक देखेंगे द कॉन्स्पिरेसी, ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे की है। द कॉन्स्पिरेसी अर्थात श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति द गोताबाय राजपक्षे, ये इनकी पुस्तक है। और आगे बात करेंगे हाउ टू बी हैप्पी, रस्किन बॉन्ड, ये पुस्तक किसकी? हाउ टू बी हैप्पी, यानी कि कैसे आप खुश रह सकते हो, रस्किन बॉन्ड। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स आत्मकथा, ये बिल गेट्स ने लिखी है। अब यहाँ पे देखो कुछ बुक्स आप सेलेक्ट करते हो, आप लोगों ने देखा होगा पूरी लिस्ट में सारी बुक्स पढ़ते हैं। मैं ये श्योर नहीं कह रहा हूँ कि यही सारी बुक्स आ जाएंगी, लेकिन कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो हमेशा चर्चित में रहते हैं, तो उनकी बुक्स अगर कोई लेटेस्ट आई होती है तो उसको पूछ लेता है। जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, अमर्त्य सेन जी हो गए, रघुराम राजन जी हो गए, या अरुंधति राय जी हो गई, तो ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट राइटर हैं जिनकी अगर बुक, जैसे शशि थरूर जी हो गए, तो ये लोग जब बुक लिखते हैं तो कहीं ना कहीं डिबेट में रहती है, चर्चा में रहती है, तो ऐसी पुस्तकों के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसी पुस्तकों का सिलेक्शन किया जाता है। आगे देखोगे अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अर्थात ये हो जाएंगी अल्पना किलावाला ने लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, ये ट्विंकल खन्ना जी ने लिखी है वेलकम टू पैराडाइज। वाई भारत मैटर्स, यानी कि भारत क्यों जो है कि इतना दुनिया में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, तो एस जयशंकर ने इन्होंने लिखा है। और गांधी की बात करें तो अ लाइफ, मतलब गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, यानी गांधी की लाइफ आप 3 कैंपेन में देख सकते हो। एक बचपन की लाइफ देख सकते हो उनकी, एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो उन्होंने 20-21 साल का संघर्ष का समय बिताया, और दूसरा आप भारत में देख सकते हो लगभग 35 साल या 34 साल की उम्र जो उन्होंने बिताई। तो एमजे अकबर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं बर्निंग रोजेस इन माई गार्डन तस्लीमा नसरीन, अभी हाल ही में तस्लीमा नसरीन की जो नागरिकता का जो पैटर्न है वो समाप्त हो रहा है, बांग्लादेश की हैं, और अभी उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो ये भी फिर चर्चा में आ गई हैं। और आगे देखते हैं ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इकोनॉमी फ्यूचर, पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा ने लिखी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इकोनॉमी फ्यूचर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इसको लिखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे रघुराम राजन जी। और इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक जरा आप लिख लेना, इसमें छूट गई है, मैं आपको लिख देता हूं या बोल देता हूं। अगर आप देखो तो उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मतलब कि भाग्य के 4 सितारे या 4 स्टार। और ये पुस्तक किसी और की नहीं बल्कि मनोज मुकुंद नरवणे जी की ये पुस्तक है, जो फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थे, मतलब बहुत ही बड़े जो है कि पद होते हैं ये। और इनके द्वारा जब ये पुस्तक लिखी गई और इसे जब जो कि सेना प्रमुख थे, जब इसे पब्लिश करने की बात आई, तो भारत सरकार ने इसके ऊपर जो है कि बहुत सारे रिव्यू करने की बात रखी। उसके पीछे 2 रीजन थे। पहली कि इनकी बुक्स में कोई ऐसी बातें तो नहीं लिखी गई हैं कि जो हमारे जो इंडिया के सिक्योरिटी कोड्स होते हैं वो कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सीक्रेट कोड होते हैं कि भारत की सुरक्षा हम कहां-कहां कैसे-कैसे करते हैं बाहरी सीमाओं से। दूसरा, इनकी पुस्तक एक और डिबेट में थी कि जब इन्होंने इसमें ये आपकी अग्निवीर योजना के बारे में बताया कि भाई अग्निवीर योजना सेना की डिमांड नहीं थी, या जो भी डिस्प्यूट हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, तो इन चीजों को लेकर ये पुस्तक बहुत हाईलाइटेड रही। तो हो सकता है डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पुरस्कार वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। सरस्वती सम्मान 2023, देखिए 2024 चल रहा है, 2023 का पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह प्रदत्त किया जाता है, और वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान मलयालम व अंग्रेजी भाषा के केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी कृति रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया।
किसके लिए दिया गया है? रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया प्रभा वर्मा को। प्रभा अत्रे की बात नहीं हो रही, प्रभा वर्मा जी को दिया गया 33वां सरस्वती सम्मान। और इस सम्मान के अंतर्गत क्या मिलता है? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और सरस्वती जी की प्रतिमा प्रदान की जाती है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, चमेली जैन पुरस्कार की बात करेंगे। तो ये चमेली जैन, जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे मीडिया फाउंडेशन का वर्ष 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार, जिसने मई 2023 की मणिपुर हिंसा का गहन और विस्तृत कवरेज किया, और इंडियन एक्सप्रेस से संबद्ध पत्रकार रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से मार्च 2024 को नई दिल्ली में दिया गया। तो यहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ हैं। एक कौन है आपकी, अगर आप देखोगे तो ग्रीष्मा कुठार जो कि तमिलनाडु की स्वतंत्र पत्रकार है, और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रितिका चोपड़ा। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से चमेली देवी जैन पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब इसी के आगे देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला चमेली देवी जैन की स्मृति में मीडिया फाउंडेशन द्वारा 1980 में शुरू किया गया। तो जैन संप्रदाय या जैन धर्म से संबंधित ये पहली महिला थी, और यह पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। इसीलिए आप देखोगे ग्रीष्मा कुठार और जो चोपड़ा जी हैं, दोनों ही लेडीज हैं, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 2024 का दिया जा रहा है, हालांकि इसके तीसरा पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है। तो इसकी भी जानकारी देख लेते हैं। जो हमारी विश्व प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ, तो उनके सम्मान में इस पुरस्कार को शुरू किया गया। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को अप्रैल 2024 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर, ठीक है, एक समारोह में प्रदान किया गया। तो ये वो मास्टर दीनानाथ आपका उस मूवी का नहीं, जो संजय दत्त की मूवी का था कि मास्टर दीनानाथ मरेगा, ठीक है, यहाँ पे ये लता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान में दिया जाता है। हालांकि 2022 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और जब 2023 में यह पुरस्कार दिया गया तो पार्श्व गायिका आशा भोसले जी, जो कि लता मंगेशकर जी की बहुत ही पुरानी मित्र हैं और बहुत ही पुरानी सहेली थी, दोनों लोगों ने बहुत सारे गाने एक साथ भी गाए हैं। फिलहाल तो ये 3 पुरस्कार आपको याद रखने होंगे, क्योंकि काफी अच्छा पुरस्कार माना जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार के बारे में। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मीरा चरदा को 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिल गया? कालिंदी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मीरा चरदा को मिला। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड, अर्थात इकोनॉमिक टाइम कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कारों का वितरण मार्च 2024 में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार के हैं, और इनको जो है कि यह पुरस्कार दिया गया। वहीं अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में एक्सीलेंस अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे कि बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का सम्मान विदेश मंत्री जी को दिया गया, क्योंकि जब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जब विदेशों में दौरे करते हैं तो वहां पे व्यापार को भी लेकर चर्चाएं होती हैं। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर जयशंकर प्रसाद जी को मिल गया, मतलब जयशंकर जी को। वहीं बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सीके वेंकटरमन, जो कि एमडी टाइटन के हैं, और बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर हिना नागराजन को दिया गया है। कंपनी ऑफ द ईयर भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आपकी क्या है? एक बैंक है, और जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड है। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर ये अडानी ग्रीन एनर्जी के तौर पे। अडानी साहब की बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो उसमें ये भी एक नई कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बात कर रही है, तो इसे भी ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं रतन टाटा जी को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार। यहाँ पे ये वो किस नहीं है जो आप समझ रहे हैं। रतन टाटा जी को जो प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, यह प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है, KISS। क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा 2021 में ही की गई थी, लेकिन उस समय रतन टाटा जी को कोविड-19 के कारण, यानी महामारी के कारण इसे ग्रहण करने में ये असमर्थ थे, तो इसीलिए अब इनको दिया गया है।
अब चलते हैं, रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी फेलोशिप मिली है। अभी मैंने ऊपर आपको रस्किन बॉन्ड की किताब के बारे में भी बताया। तो ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा चर्चा में रहती है, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी पर्सनालिटी ही है। अब यहाँ पे रस्किन बॉन्ड को क्या मिला? प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप। 11 मई 2024 को प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया। वहीं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें इस बार भगवान श्री राम के एक कहते हैं ना कि बहुत ही बड़े समर्थक या बहुत बड़े भक्त जगत गुरु भद्राचार्य जी को दिया गया, इसलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार साहब को दिया गया, उर्दू कवि के रूप में। और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं राम भद्राचार्य जी, चित्रकूट में तुलसी पीठ के। और वहीं राम भद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य में से एक हैं इस समय, मतलब एक महत्वपूर्ण हस्ती है इस समय। और 2015 में इन्हें ऑलरेडी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। उर्दू के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार साहब, हिंदी सिनेमा में उन्होंने 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया और 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिला है। 2004 में इनको पद्म भूषण मिला और 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। ये वही गुलजार साहब है जिनकी गजलें और जिनके गीत सुनकर आप लोग आज बड़े हुए हैं, तो इनका भी बहुत अच्छा दर्जा है इसमें। फिर गुलजार साहब को फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का गीत जय हो के लिए 2009 में ऑस्कर और 2010 में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड तक मिल चुका है। तो यहाँ पर भी आप याद रख लेना कि ग्रैमी अवार्ड कब मिला इनको, और साथ ही साथ जय हो गाने के लिए, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार। अभी मैंने आपको सरस्वती सम्मान भी बताया, वो के बिरला फाउंडेशन देता है, और जबकि ये उससे भी बड़ा जो है कि मिलता है। फिर आगे देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत आपको 11 लाख रुपए और वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वार्षिक आधार पे 1965 में दिया गया था। गोवा के लेखक दामोदर मोजो को 2022 में का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्या लिखेंगे कि गोवा के लेखक दामोदर मोजो को 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे पहला ही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या है पहला टॉपिक कि जर्मन की एक लेखिका है जिनका नाम है जेनी एर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन के द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस उस उपन्यास का नाम है। इसके लिए इन्हें 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? जर्मन की एक लेखिका है जेनी एर्पनबेक, और इनके द्वारा जो कैरोस लिखा गया था उसको अनुवादित किसने किया? उसको अनुवादित किया गया माइकल हॉफमैन के द्वारा। तो इन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। हालांकि कैरोस बर्लिन की दीवार गिरने की पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है कि किस तरीके से लोगों ने संघर्ष करते हुए एकजुटता को परिचित करते हुए, एकजुटता का परिचय देते हुए बर्लिन की दीवार गिरा दी। हालांकि बर्लिन की दीवार का इतिहास कोल्ड वॉर से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था कि जो पश्चिमी बर्लिन था वो आपका यूरोपीय संगठन के साथ रहता था, यानी अमेरिका के नेतृत्व में, और जो पूर्वी बर्लिन था वो आपके रसिया के साथ रहता था, यानी साम्यवादी ग्रुप में। तो इस वजह से वहां पे बर्लिन की फिर दीवार भी बनानी पड़ गई संघर्ष की वजह से। फिर फाइनली लोगों ने जो है कि 1989 के आसपास बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया कि हम सब जर्मन वासी हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, हमें अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है। तो इसी के ऊपर इन्होंने पृष्ठभूमि के आधार पर कि किस तरीके से उसकी पृष्ठभूमि बनाई गई कि ताकि बर्लिन की दीवार को गिराया जाए और सब लोग एकजुट होकर रहें, तो इस पे आधारित थी। और इस अवार्ड की बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में की गई थी। चलते हैं 2024 के वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड की बात करते हैं। तो सोमालिया की एक महिला समाचार टीम बिलन को उनकी साहसिक रिपोर्टिंग के लिए 2024 के वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बिलन सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है जिसमें सारी की सारी महिलाएं ही काम करती हैं, तो याद रख लेना इसको। आगे चलते हैं हम लोग। राधिका मेनन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव
एंटोनियो गुतरेस ने 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रदान किया। तो आपने क्या सीखा यहां से कि यूएनओ का एक जो पुरस्कार होता है हर साल दिया था, तो 2023 में जो मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये भारतीय सेना की जो मेजर है राधिका सेन, इनको दिया गया। हालांकि इन्होंने कई बार अपनी सेवाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो शांति दूत भेजे जाते हैं, जो शांति सेनाएं भेजी जाती महिलाओं की, उसमें भी अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई है। फिर आगे चलते हैं, 35वें गोल्डन एनवायरनमेंट अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो 29 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को 35वें गोल्डन मैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए किया गया। अभी आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप की एक डिमांड थी कि हमें वहां पे कंपनी लगाने के लिए कुछ जगह वगैरह मिले, भूमि अधिग्रहण वगैरह मिले, लेकिन वो जो भूमि आ रही थी वो छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों से संबंधित थी। और हसदेव जंगल बहुत बड़ा इकोसिस्टम बायोम है, जिससे काफी बड़ा एक डिसबैलेंस आ सकता था आपके एनवायरमेंटल चेंज में। तो इसी चीज का विरोध करते हुए जो है कि यहाँ पे एक पर्यावरणविद थे जो आलोक शुक्ला जी, इन्होंने बहुत ही महानता और बहुत ही संघर्ष के साथ इस चीज को बचाने का प्रयास किया। और इसी उपलक्ष्य में यह पुरस्कार गोल्डन मैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इनको आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ऑस्कर का जो ऑस्कर हो गया, नोबेल हो गया, नोबेल पुरस्कार जो आपको साहित्य या इकोनॉमी, शांति, इन सब में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से एनवायरमेंट का भी इसे कहा था। जैसे गणित का नोबेल प्राइज एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा ये पुरस्कार है। यह पुरस्कार विश्व के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों के नायकों को सम्मानित किया जाता है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। डॉक्टर पूर्णिमा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह भी आप लोगों ने टेस्ट पेपर में कई बार किया होगा। असम राज्य की वन्यजीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको व्हिटली फंड फॉर नेचर WFN के द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? तो उन्होंने यह पुरस्कार असमिया में स्थानीय रूप से जिसे हरगिला पक्षी कहते हैं नाम से प्रसिद्ध एक लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उनके आर्द्र भूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए दिया गया है। और ये हरगिला क्या है? ये पक्षी है। हो सकता है आपसे स्थानीय भाषा का ही प्रश्न रख दे कि भाई जो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया, उन्होंने किस पक्षी का संरक्षण किया? तो वहां पे हरगिला देना है, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया गया। सोचिए, जिस पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है, उस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो भाई पीएम को अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो जाहिर सी बात है दुनिया में बहुत बेहतरीन अवार्ड होगा, वो एक बहुत बड़ी उपलक्ष्य के रूप में होगा। तो इसीलिए इनको भी अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं शबाना आजमी जी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया। महिला अधिकारों की पैरोकार फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से लंदन में सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें मिले, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। और शबाना आजमी मई 2024 में लंदन में यूके एशियन फिल्म महोत्सव में इसको ये अवार्ड प्रदान किया गया, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं देश दुनिया में भारत की छवि को मजबूत कर रही हैं। साथ ही साथ आप देखोगे 3-4 अवार्ड मैंने पढ़ दिए और उनमें महिलाओं की कहेंगे कि महिलाओं का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है, या यूं कहें कि अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो SDG के हमारे जो गोल है, असमानताओं में कमी करना और लैंगिक समानता को डेवलप करना, इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है और दुनिया के लिए एक मैसेज भी दिया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नया पॉइंट हम पढ़ेंगे, गुइर्लो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024। अगर इस अवार्ड को हम लोग देखते हैं तो गाजा युद्ध को कवर कर रहे फिलिस्तीनी पत्रकारों को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के क्षेत्र में 2024 का गुइर्लेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 को चिली के सेंटियागो में प्रदान किया गया। तो जिस तरीके से अभी मणिपुर की हिंसा कवर करने के लिए मिला था, अभी अवार्ड हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार से इस बार गाजा के युद्ध को कवर करने के लिए दिया गया है। गणित के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार जिसे माना था एबल पुरस्कार को, गणित के क्षेत्र का 2024 का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालग्रांड को प्रदान किया गया। इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है और इस वर्ष ये पुरस्कार इन्हें दिया गया, जिसके अंतर्गत 75 लाख नार्वे क्रोज की राशि दी जाती, जो कि नार्वे की मुद्रा का नाम है क्रोज। फिर और आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रित्जर अवार्ड, प्रित्जकर अवार्ड की अगर हम बात करें
तो इसमें देखो कि वास्तुकला के क्षेत्र का वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित प्रतिजर पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया और इसे वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है जो आर्किटेक्चर होती हैं। 6 वर्ष पूर्व 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकला बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया था, जो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। ठीक है, क्या नाम है? बालकृष्ण दोषी जी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी अगले पॉइंट की ओर, जिसको हम ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे। 96 एकेडमी अवार्ड, इसको ऑस्कर अवार्ड भी कह सकते हैं, एकेडमी अवार्ड भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे लॉस एंजलिस अमेरिका स्थित डॉल्बी थिएटर में 10 मार्च 2024 को यह कुल 23 श्रेणियों में ऑस्कर पुरस्कार इस वर्ष दिए गए। तो यहाँ पे 2 बातें याद रख लो। ऑस्कर पुरस्कार कहाँ दिया गया? लॉस एंजलिस अमेरिका में। कितनी कैटेगरी में दिया गया? 23 श्रेणियों में दिया गया। आप देखते हैं यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कारों में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी ओपेनहाइमर, इसकी ही धूम मची रही क्योंकि ये लगभग 7 से अधिक अवार्ड जीतते हैं इसमें। ओपेनहाइमर कौन थे? आप देखोगे एटम बॉम्ब के जनक थे, एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक थे, जिन्होंने 1945 में सबसे पहले तैयार किया। आप इनके ऊपर जो मूवी बनी ना, बहुत अच्छी मूवी, आप देखना किस तरीके से ऐतिहासिक तरीके से मूवी बनाई गई है। सर्वाधिक 7 पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कारों में ओपेनहाइमर को ही मिले हैं, इसलिए इनकी धूम मची रही। क्या क्या मिले हैं इनको? सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का भी इनको ओपेनहाइमर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि एम्मा स्टोन को मिला, जो फिल्म थी पुअर थिंग्स, उसमें ये काम कर रही थी। लेकिन अभिनेता का जो पुरस्कार मिला किलियन मर्फी को, ये ओपेनहाइमर में ही काम कर रहे थे। निर्देशक की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन को ही मिला, जो कि ओपेनहाइमर के डायरेक्टर थे। तो ओपेनहाइमर को 3 तो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिल गया, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी मिल गया किलियन मर्फी को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी मिल गया ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन को। बस अभिनेत्री का जो मिला पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को मिला है। बाकी अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कुछ था नहीं। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? विनोद गनात्रा जी को मिला, विनोद गनात्रा जी को। नेक्स्ट है आपका लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024। तो अब मुझे लगता है यहां से अब आपके स्पोर्ट्स के भी पुरस्कार शुरू हो चुके हैं। खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिने जाने वाले वर्ष 2024 के लॉरियस पुरस्कारों की घोषणा मैड्रिड स्पेन में 22 अप्रैल 2024 को की गई। लॉरियस क्या है? विश्व खेल पुरस्कार है जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित है, और इसे कहां से दिया गया? मैड्रिड स्पेन से दिया गया। तो इसमें किसको किसको दिया गया? अगर आप देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अगर हम लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो एताना बोनमती, जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं, एताना बोनमती जो कि स्पेन की फुटबॉलर है। अगर हम लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम, यानी इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम कौन थी 2023 की, तो स्पेन की महिलाओं की फुटबॉल टीम ही बेस्ट थी। और एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की स्केट बोर्डर थी। आगे बात करते हैं स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। क्या लिखा है? स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड, तो राफेल नडाल जी को मिलता है, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये लॉरियस अवार्ड में जो आपने देखा, पुरुष का किसे मिला? नोवाक जोकोविच को मिला। महिला का जो कि स्पेन की फुटबॉलर हैं, वर्ष की सबसे अच्छी टीम स्पेन की फुटबॉल टीम को मिला। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड ये आपको राफेल नडाल के लिए मिल गया। अब चलते हैं शशि थरूर जी को, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला। मैंने अभी बताया भी था कि शशि थरूर की भी कई सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कंट्रोवर्शियल होती हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट होती है। कांग्रेस नेता शशि थरूर जी को भारत और फ्रांस के रिश्ते में मजबूती लाने में उनके योगदान के लिए 20 फरवरी 2024 को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। स्पष्ट रूप से फ्रांस की सरकार ये मानती भी है कि हाँ, शशि थरूर जी के द्वारा भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूती देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया गया। तो अब चलते हैं कुल खेल जगत के बारे में भी कुछ चीजें कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सुनील छेत्री जी की। बहुत कम ही लोग जानते होंगे सुनील छेत्री जी एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं अपने देश के। चलिए, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं सुनील छेत्री जी ने। 6 जून 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फीफा क्वालीफायर के लिए कुवैत के साथ खेले गए मुकाबले के बाद, ध्यान देना कि फीफा क्वालीफायर के लिए जो कुवैत के साथ खेले गए मुकाबले के बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर से ही संन्यास की घोषणा कर दी। जिस प्रकार से आपने अभी सुना होगा टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी क्या किया? संन्यास ले लिया। तीनों फॉर्मेट से लिया कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन बताना। उसी तरीके से इन्होंने भी संन्यास लिया और इन्होंने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत 2005 में पाकिस्तान के विरुद्ध ही शुरू की थी। सुनील छेत्री भारत के लिए सर्वाधिक 151 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी होने के साथ ही सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल 94 करने वाले भी खिलाड़ी हैं।
समझ पा रहे हो कि ये भारत की तरफ से अगर आप देखोगे सर्वाधिक इन्होंने मैच भी खेले और सर्वाधिक इन्होंने गोल भी किए। और आगे देखते हैं, सर्वाधिक गोल करने वाले सुनील छेत्री हमारे चौथे खिलाड़ी हैं। 2011 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 2021 में इनको खेल रत्न पुरस्कार यानी खेल रत्न पाने वाले ये पहले फुटबॉलर भी बने हैं। अब चलते हैं एमसी मैरी कॉम जी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस पर तो एक पिक्चर भी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा एमसी मैरी कॉम जी का कैरेक्टर प्ले करती हैं। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो कि अभी पेरिस में हुआ, जहां पे भारत को एक भी गोल्ड नहीं मिला, टोटल सात ही पदक मिले थे, ब्रॉन्ज और सिल्वर से में संतुष्टि हुई। इवन की हमें उम्मीद थी नीरज चोपड़ा जी से, लेकिन हमारा पड़ोसी भाई चिंटू भाई उठा के ले गया गोल्ड, और हमारे जो नीरज चोपड़ा जी थे उनको केवल सिल्वर मिला जेवलिन थ्रो में। तो इसी पेरिस आयोजन जो हो रहा था, पेरिस में हो रहा था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, और ये आपके 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में हुआ। इन खेलों में भारत के खिलाड़ियों के दल की प्रमुख मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम जी होंगी। यानी होंगी क्या, ठीक, क्योंकि ये तो आपकी जो करंट अफेयर्स है जून तक की थी, और इसमें आगे की जो डेट पहले से फिक्स होती है उसको जो है कि लिख दिया जाता है। हालांकि अब आई दृष्टि घटना चक्र की आने वाली है, उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स और क्लासेस मिलेंगी, उसकी भी जल्दी अपडेट में लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देवेंद्र झाझरिया जी की, ये कौन है? ये पैरालंपिक खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष मार्च 2024 में चुने गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अभी इसी बार आपने देखा होगा कि पैरालंपिक जो स्पोर्ट्स प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को 18वीं रैंक दिलाई, लेकिन बहुत सारे इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते हैं। इन्होंने तो जो नॉर्मल जो पेरिस में हुआ था ना, उससे भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया, और इसी समय पैरालंपिक के जो भारतीय पैरालंपिक कमेटी है उसके नए चेयरमैन को चुना गया है। तो हो सकता है देवेंद्र झाझरिया जी चर्चा में रहेंगे। 2004 में एथेंस और 2016 में रियो डी जेनेरियो पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो जो कि F46 दिव्यांग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था, यानी यह भी जेवलिन थ्रो से ही संबंधित है। तो अभी नीरज चोपड़ा बहुत चर्चे में है, जेवलिन थ्रो के जो है कि अब अध्यक्ष बन गए हैं, तो हो सकता है जेवलिन थ्रो इस बार आपके एग्जामिनर को पसंद आ जाए और क्वेश्चन दे दे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी की बात करें, जो कि एक ऐसी हस्ती है जिसने एक दिन में दोस्तों 20 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए यूट्यूब पे। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पे 760 मिलियन से अधिक उनके फॉलोअर्स हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं, मई 2024 में फोर्ब्स के द्वारा जारी हाईएस्ट पेड एथलीट सूची में पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट घोषित किए गए। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई मीटिंग्स है या कोई एडवर्टीजमेंट है या कहीं पे कोई कॉन्फ्रेंस है, कहीं पे कोई भी प्रचार है या कुछ भी है, तो उसमें जाने के लिए सबसे अधिक जो पेमेंट लेते हैं वो कौन लेते हैं? रोनाल्डो, क्योंकि इनकी पब्लिसिटी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि इनके द्वारा किए गए हर काम की एक वैल्यू होती है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ये ट्रोल भी कर रही थी बहुत सारी कंपनियां, क्योंकि उन्होंने पानी की बोतल को आगे रखा और कोका कोला को पीछे हटा दिया। हालांकि किस वजह से हटाया उसके बहुत सारे पहलू निकाले गए कि हेल्थ के लिए खराब होता है, इसलिए इन्होंने हेल्थ मैसेज दिया कि भाई ये सब चीजों को फॉलो नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें हैं। तो ये इनकी वैल्यू है। और उसी दौरान कोका कोला के बहुत सारे तो शेयर मार्केट डाउन हो गए। देख रहे हैं, एक बंदे के द्वारा खाली 2 बोतलों को सामने से हटा देने से कितना बड़ा इनका शेयर नुकसान हो गया। तो छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे बात करेंगे जियानी इन्फेंटिनी। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 12वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार प्रदान किया, जो कि फीफा के अध्यक्ष भी है। और यह पुरस्कार 2009 में स्थापित किया गया, तभी से लगातार दिया जा रहा है। चलिए अब आपकी पसंदीदा सेक्टर क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट तरीके से बता दूं कि एग्जामिनर को पता है कि पूरा भारतवासी क्रिकेट को देखते हैं और आप लोग क्रिकेट को खूब रट के जाते हो, लेकिन आप देख लो पिछले 4-5 सालों में कभी क्रिकेट से कोई प्रश्न नहीं आया है, कभी भी क्रिकेट से कोई प्रश्न नहीं आया। फिर भी मैं यहां पे बता रहा हूं। बात करेंगे नवा T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज के ब्रिज टाउन यानी कि बारबाडोस में 29 जून 2024 को खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित करके दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। अब देखो यहाँ पे याद करने वाली चीज क्या हो सकती है। पहला प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में T20 2024 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया? वेस्ट इंडीज में किया गया या वेस्ट इंडीज के बारबाडोस शहर में किया गया? इवन कि बारबाडोस भी एक आइलैंड है। एक तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि
कौन जीता है, क्योंकि ये तो एक छोटे से बच्चे को ही पता है दोस्तों कि कौन जीता है, लेकिन एक आध बार को चांस हो सकता है प्रश्न बन जाए कि अभी किस टीम को हराया भारत ने, तो दक्षिण अफ्रीका को हराया। और रन वगैरह तो बिल्कुल याद मत करना कि 7 रन से हराया कि 5 रन से हराया, ये सब प्रश्न नहीं पूछता एग्जामिनर। उसे पता है कि भारतीयों के खून में दौड़ता है क्रिकेट, ठीक है, तो जिसे सब कुछ पता है उसे क्या पूछोगे, ठीक। और 29 जून को ये फाइनल हुआ था, बस एक ये डेट याद रख सकते हो। और आगे बात करेंगे इससे पूर्व भारत ने कब जीता था। ये दूसरा वर्ल्ड कप था, तो पहला धोनी की कप्तानी में जीता गया था, 2007 के वर्ल्ड कप में मुकाबला जीता गया था। मुझे आज भी याद है कि उस समय मैं काफी छोटा था, लेकिन उसको मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमारे फैमिली वालों ने, हमारी कॉलोनी जो सोसाइटी थी, काफी पटाखे वटाखे छोड़े गए। अब तो खैर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हैं। चलिए, T20 वर्ल्ड कप विजेता के रूप में भारतीय टीम को $2.45 मिलियन यानी 20 करोड़ 36 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। तो यहाँ पे इसको याद रख लेना, करोड़ों में पूछ सकता है कि 20 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि भी मिली है। T20 विश्व कप 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया, जिन्होंने 14 विकेट लिए। तो इनके विकेट नहीं पूछेगा, सीधा पूछ लेगा कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया। और फाइनल का मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को, तो ये प्रश्न कभी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिडन नहीं है, जो सबको पता है कि हाँ कोहली ने 70+ रन मारे थे, मैन ऑफ द मैच उन्हीं को रहेगा। लेकिन पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया था, बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून 2024 के बीच में किया गया। तो यहाँ पे देखो, 2 शहरों के नाम पूछ सकता है कि किसकी मेजबानी में हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप विजेता बनने के बाद T20 के अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया। तो यहाँ पे संन्यास लेने की भूमिका पूछ सकता है कि सभी फॉर्मेट से ले लिया है, टेस्ट मैच से लिया है, वनडे से, T20 से। अब बात कर लेते हैं जरा आईपीएल की भी, क्योंकि आईपीएल भी एक बहुत बड़ा गेम बनता जा रहा है इंडिया में। आईपीएल 2024 की बात करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण के मुकाबले 22 मार्च से 26 मई 2024 के बीच आयोजित हुए। तो इस पैराग्राफ से केवल आपको इतना जानता है कि आईपीएल का कौन सा सेशन चल रहा था, तो 17वां संस्करण था। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स से 26 मई 2024 को फाइनल में पैट कमिंस के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित किया। तो फाइनल्स कौन जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने जीता और सनराइजर्स की टीम को हरा दिया। आगे बात करेंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने इससे पहले भी 2 बार और आईपीएल के खिताब जीते हैं, जो कि 2012 में जीता था और 2014 में जीता था। अब आ जाते हैं WPI पर, यानी WPL विमेन प्रीमियर लीग। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के महिलाओं के दूसरे प्रीमियर लीग विमेन प्रीमियर लीग WPL टूर्नामेंट का आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 के बीच में हो रहा था। इसका खिताब किसने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में 8 विकेट से हराकर स्मृति मंधाना के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB, एक तरफ आपके कोहली जी कप्तान हैं जिन्होंने कहा है कि मैं हमेशा RCB के लिए खेलूंगा, चाहे जीतूं चाहे हारूं, और दूसरी तरफ स्मृति मंधाना RCB की कैप्टन है जिन्होंने इस फाइनल मैच को जीता, महिला प्रीमियर लीग को। और टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा जी, जो कि यूपी वॉरियर्स थी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो दोस्तों, यूपी वॉरियर्स से संबंधित थी और ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीतती हैं। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली हाइब्रिड पिच तैयार की गई है। हाइब्रिड पिच क्या है, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA का धर्मशाला स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला देश का पहला BCCI मान्यता प्राप्त मैदान बन चुका है। अब यहाँ पे कोई अलग स्टेडियम नहीं बनाया गया है, बल्कि जो धर्मशाला स्टेडियम पहले से ही है जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाते हैं, लेकिन उसी ग्राउंड में एक नई हाइब्रिड पिच तैयार कर दी गई है। तो ये पहला आपकी पिच हो गई है। ICC अवार्ड की बात कर लेते हैं। जो ICC अवार्ड मिलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी के द्वारा दिए जाते हैं, इसको देखते हैं। आईसीसी के वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार जनवरी 2024 में वितरित किए गए और इसमें क्या कहा गया कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर पूरी दुनिया में पूछ रहा है, तो पूरी दुनिया में विराट कोहली थे जो कि इंडिया की तरफ से थे 2023 में और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन था, तो उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, भाई सूर्य कुमार यादव ने ही मैच विनिंग कैच पकड़ा था। याद होगा आपको T20 वर्ल्ड कप का, किस तरीके से बाउंड्री पर जाकर जो है कि उन्होंने कैच पकड़ा और वहीं से मैच टर्निंग हो गया और भारत मैच जीत गया। तो T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यानी कि इमर्जिंग खिलाड़ी के रूप में सचिन रविंद्र को दिया गया, जो कि भारतीय मूल के हैं। जब भारत में इन्हें जगह नहीं मिली तो न्यूजीलैंड चले गए और वहां से खेलने लगे। तो ये तो हो गया क्रिकेट की कहानी। चलते हैं थोड़ी टेनिस की भी कहानी पढ़ लेते हैं।
फ्रेंच ओपन 2024 की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने जीता है फ्रेंच ओपन। महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जीता। किसने जीता? ईगा स्वीटेक ने। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार की बात कर लेते हैं 2023 में। इसका वितरण 31 मार्च 2024 को दिल्ली में किया गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR राजेश को दिया गया। तो जरा ये तीनों को जरा याद कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में केवल क्रिकेट के चर्चा रहते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, और हॉकी में बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्राइज दिए गए इस बार कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? अशोक कुमार को। तो आपका विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी कुछ भी याद नहीं रहेगा दिमाग में, याद होना चाहिए, तभी एक नंबर मिलेगा सही से। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह थे, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्री राजेश जी थे। आगे देखते हैं थाईलैंड ओपन की बात करेंगे। अब यहाँ पे थाईलैंड ओपन की बात करते हैं तो 14 से 19 मई 2024 तक बैंकॉक में संपन्न थाईलैंड ओपन में पुरुषों का युगल बैडमिंटन खिताब भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने अपने नाम किया। तो ये किसने किसने जीता? अगर आप देखोगे युगल बैडमिंटन खिताब जो कि थाईलैंड ओपन हो रहा था, तो भारत के सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी ने अपने नाम किया, यानी ये लोग जीत गए। और इससे पूर्व इन दोनों ने 2019 में भी यह खिताब जीत लिया था। 2024 में भी जीता और 2019 में भी, और युगल खिताब जीता इन्होंने। अब चलते हैं फ्रेंच ओपन की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पेरिस में 5 से 10 मार्च 2024 को संपन्न लेवल 750 के फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन का पुरुषों का युगल खिताब विश्व बैडमिंटन में पुरुष की नवंबर 1 जोड़ी सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दूसरी बार अपने नाम किया। तो सोचो, थाईलैंड ओपन को भी 2 बार जीत लिया, 2019 और 2024। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन को भी इन्होंने जीत लिया। किसको? दूसरी बार जीत लिया। इससे पहले इस जोड़ी ने 2022 में जीता था। तो कह सकते हो कि बिल्कुल विश्व की नंबर 1 जोड़ी है ये युगल जोड़ी। फिर आगे देख लेते हैं, भारत को पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब दिया। शाह आलम मलेशिया के अंतर्गत 18 फरवरी 2024 को भारत की महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से पराजित कर पहली बार एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। और इसमें PV सिंधु, गायत्री गोपीचंद, टीसा जॉली और अनमोल खरब ने जीता था। तो ये अवार्ड इनके द्वारा जीते गए हैं। फिर यहां पर देखते हैं, ब्राजील को महिला फीफा वर्ल्ड कप, मतलब ब्राजील को महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी दी गई है। ये ध्यान रखना कि महिला जो फीफा महिला विश्व कप हो रहा है वो 2027 में मेजबानी दी गई। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने बैंकॉक थाईलैंड में 17 मई 2024 के 74वें फीफा कांग्रेस 2024 के दौरान ब्राजील को 2027 के 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश घोषित किया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम लोग आगे से पढ़ेंगे इसको कि पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है और फैक्ट ज़्यादा लंबे हो जाने से बोरियत आ जाती है, जबकि पढ़ना देखो हर एक चीज़ को है। ये सारे अवार्ड्स मैंने जितने ही बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें जरूर देख लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। और इसकी पेड PDF आपको मिल जाएगी 8527594636 पे। आप मेरी टीम से व्हाट्सएप पे ओनली मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे घटना सर करंट अफेयर्स के रिक्वायरमेंट के नाम से आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।